जय श्री राम। तो केमिस्ट्री का सेट 1 2024 का पहला क्वेश्चन है कि आयरन यानी Fe है किस ब्लॉक का तत्व है। आई थिंक बहुत इजी है। अगर मैं 3D के तत्वों को लिखूं तो 3D के तत्व क्या होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो हमें पता ही चल गया किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। इसके इधर एस ब्लॉक के हैं, इधर जो है आगे पी ब्लॉक के हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3D1 4s2। 4s2 जो है सबके पीछे लगेगा। ठीक है, एक तो एक्सेप्शन भी है। तो ये हो जाएगा 3D2, हो जाएगा 3D3 और ये 3D4 होने के बजाय ये हो जाएगा 3D5 4s1। ये हो जाएगा 3D5 4s2। ये हो जाएगा 3D6 4s2। ऐसे ही 3D7 3D8 और ये 3D10 होएगा 4s1 और 3D10 4s2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आयरन जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो देखिए ये 3D की बात कर रहे हैं। ये अधिकतम जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा +3, ये +4, ये जो है +5, ये +6, ये मैग्नीज महाराज ये +7। ठीक है, आयरन की जो है मैक्सिमम +6 तक होती है, लेकिन वो भी जो है स्थायी नहीं होती। ठीक है, तो मेनली जो है +2 और +3 होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसकी क्या होती है 3D में मैग्नीज की, और वो क्या होती है +7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3D5 4s2। दिख ही रहा है हमें सीधा सीधा 3D5 4s2। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये जो कि है 3D5 4s2। अगला है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटा देने पर धीरे धीरे सेल का वोल्टेज क्या होगा? वो होगा धीरे धीरे घट के जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो लवण सेतु आयनों को न्यूट्रलाइज कर रहा था वो होने बंद हो जाएंगे, आयन इकट्ठा होते चले जाएंगे, वो करंट के फ्लो को कम 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 करके जो है ख़त्म हो जाएगा करंट फ्लो कुछ देर बाद। अचानक शून्य एकदम से नहीं हो जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका क्या होगा? उसका तो 0 वोल्ट होगा। उसका क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। ये कॉपर का होता है, ये जिंक का होता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगला है ये आर्रीनियस समीकरण है, इसके लिए सत्य कथन है। तो इसमें जो है के साम्य स्थिरांक है, और रिडबर्ग नियतांक है, ये अधिशोषण गुणांक है, ई ए सक्रियण ऊर्जा। तो पहली बात तो हमें पता ही है ई ए सक्रियण ऊर्जा है। आर जो है वो रिडबर्ग नियतांक नहीं है बल्कि गैस नियतांक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। के जो है वो वेग स्थिरांक है, और ए जो है अधिशोषण गुणांक नहीं है, जबकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी क्या है इक्वेशन में। खैर, अगली है अभिक्रिया 1/2A से 2B के लिए विघटन की दर, ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर निम्न प्रकार है। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, जैसे ये है 1/A से 2B ये बन रहा है, तो ए के जो विघटन की दर होगी dA/dt। ठीक है, उसको ये इसका फैक्टर क्या है 1/2, तो 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dB/dt के, और ये निगेटिव है क्योंकि ये कम होएगा, b बनेगा, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा, तो माइनस का dA/dt बराबर हो जाएगा 1/4 dB/dt। देखते हैं ऐसा कोई है क्या ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 2 यही है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सपोज कोई इक्वेशन ऐसे है
Ma से बना है Nb, तो क्या हो जाएगा ये 1/n माइनस m और dA/dt एक इलेक्ट्रॉन की तरफ बराबर 1/n dB/dt, ये हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन की विविध अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो ये देखिए, ये रही एनिलीन की विविध अनुनादी संरचनाएं। होता क्या है, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आता है और लोन पेयर क्या होता है, वो बेंजीन की रिंग में घूमता रहता है और घूम के जो है ये बना लेता है। और ये जो है पांचों जो भी इसके स्ट्रक्चर है उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। मतलब देखिए, पहले ये लोन पेयर यहाँ के बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ के जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से गया है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अब ये इधर आएंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब औरतों पे और पैरा पे जो है नेगेटिव चार्ज घूमेगा। तो ये इसकी अनुनादी संरचना है। अगर नहीं कभी देखिए, नहीं वो है तो एक बार बुक से अच्छे से देख लो और समझ लो कि ये होता क्या है। इनको बनाना सीख लो अच्छे से, अनुनाद को थोड़ा समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो मान लिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये A2B एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, अभिकारक की घटने की दर में लिख सकते हैं या उत्पाद के बनने की दर में भी लिख सकते हैं। बस इसमें माइनस लगाना होता है, वो बराबर है K(A)(x). x क्या है, x है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। इधर चाहे A में लिखो चाहे B में लिखो, इधर जो है अभिकारक की ही घात रहेगी, यहाँ B नहीं आ सकता, ठीक है। तो K जो है वेग स्थिरांक है और x अभिक्रिया की कोटि है। तो समीकरण 1 में दिखा रहे कि जैसे अभिक्रिया ये क्या है, सांद्रता है, तो सांद्रता की जो भी घात रहेगी उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और K कांस्टेंट है, तो अगर x की वैल्यू जो है मान लिया 0 है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a⁻0 1, मतलब ये खत्म। तब क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पर निर्भर करेगा केवल, तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। वो क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, दूसरी कोटि की अभिक्रिया हो, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो। और अगर x की वैल्यू छोटी है, जो कि कम ही अभिक्रिया में होता है, 0 से मतलब निगेटिव है, तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। इसके केस बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीज़ आर्हेनियस समीकरण है जो हमने अभी देखी थी, K बराबर A⁻−EA/RT। ये क्या दिखाता है कि जो हमारा वेग स्थिरांक है वो तापमान पे निर्भर करता है, क्योंकि भैया अभिक्रिया का वेग तो वेग स्थिरांक पे भी निर्भर कर रहा। और सामान्यतः क्या होता है, वेग स्थिरांक की ताप पर निर्भरता को दर्शाता है। और सामान्यतः तापमान में 10% की वृद्धि होने पर वेग स्थिरांक क्या होता है, दुगना होता है। मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो तापमान पर भी निर्भरता होगी अभिक्रिया के वेग की, और उसकी सांद्रता पर भी निर्भरता होगी, ठीक है। चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में, ये है उससे ऊपर K4 FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो देखो, K4 FeCN6 में जो FeCN6 है, ये तो एक संकर आयन है, ये तो मतलब टूटेगा नहीं। तो ये किस में टूटेगा, K4 के 4 पोटेशियम के आयन अलग हो जाएंगे और ये 4 पॉजिटिव है, तो इस संकर आयन पे क्या हो जाएगा, 4 निगेटिव लग जाएगा। अब Fe की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है, मान लेते हैं वो x है। साइनाइड की हमें पता है -1 होती है, 6 साइनाइड है तो 6 की गुणा कर दी और बराबर लगा के ऊपर जितने भी निगेटिव है वो बराबर में रख दिया। ये -6 हो गया, इधर चला गया, 6 में से 4 गई, 2 आ गया। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2 है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो दर्शाएंगे। अतः आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन था कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है।
तो गैल्वेनिक सेल क्या होती है हमारी, जो कि विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे हमारी रिमोट की सेल हो गई, ठीक है। और ये जो भी होती है ये रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, इसमें हम बिजली छोड़ते हैं तब जाके वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गैल्वेनिक सेल में स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है, खुद होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। और इसमें क्या होता है, इसमें बाह्य ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, बाहर से एनर्जी देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसमें जो है कैथोड और एनोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं, जैसे ये है और ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कैथोड और एनोड जो है उसको एक ही में डुबा के रखते हैं, ठीक है। इधर एनोड और इधर कैथोड, बाहर से उनको देंगे एनर्जी, बाहर से जो है बिजली देंगे, ठीक है। ऐसे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी इसका जो एनोड होता है, इसका एनोड जो है वो पॉजिटिव है और कैथोड जो है कैथोड निगेटिव सिरा। जबकि इसमें क्या होता है, एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। इसमें तो बीच में जो है हम क्या लगाएंगे, बिजली नापने का कुछ जुगाड़ लगाएंगे, वोल्ट मीटर या एमीटर, धारा नापनी, ठीक है। क्योंकि इसमें तो खुद धारा बहेगी, हमें बिजली मिलेगी और इसमें हमें बाहर से देनी है, तो ये होता है। ऑलराइट, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, देखते हैं अच्छे से, वो मैं करवाता हूँ। 40 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला जाता है, तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए, ठीक है। तो 40 ग्राम एथेनॉल है, 40 ग्राम, ठीक है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, और 54 ग्राम क्या है, जल है, ठीक है। तो एथेनॉल के अगर मुझे मोल निकालने हैं, इसके मोल क्या होंगे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है, इसका भार है इसका 40 ग्राम, ठीक है। और अणुभार क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे 12, कार्बन का होता है 12 दूनी 24 और 6 हाइड्रोजन है 30 और 16 ऑक्सीजन है, कितना हो गया, 46 हो गया, ठीक है। 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये कट के क्या आ जाएगा, इसके मोल आ जाएगा 1 मोल, मतलब हमारे पास 1 मोल जो है वो एथेनॉल है। और जल का निकाल लेंगे ऐसे ही, भार बटे अणुभार करके, 54 ग्राम जल है और जल का होता है H2 होगा कितना, 18 ग्राम पर मोल, तो कितने आ जाएंगे, 3 मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की, ठीक है। एथेनॉल का जैसे मोल अंश निकालना, एथेनॉल का मोल अंश अगर निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर इसके मोल एथेनॉल के और नीचे कुल मोल, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जल का निकालना है तो ऊपर जल के और नीचे कुल मोल, ठीक है, सॉरी 3/4 आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं उनके कुल मोल अगर हम मोल अंश जोड़े तो वो क्या हो जाता है, मोल प्रवाह जुड़ के 1 हो जाता है। हम देख लो 1/4 3/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है, विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ओके, देखो जी, भार कितना दिया है इसका, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, ठीक है। भार कितना दिया है, भार दिया है हमें 1.325 ग्राम, और जल है यानी विलायक है हमारा 250 मिलीलीटर। देखो नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है, नॉर्मलता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है। वो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, जैसे मोल निकालते हैं वैसे ही ग्राम तुल्यांक होते हैं
ग्राम तुल्यांक जो है वो होता है भार बटे तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार दिया ना, तुल्यांक की भार 53 है, ठीक है। भार बटे तुल्यांक की भार में क्या होता है, जैसे ये Na है, इसका Na2 पॉजिटिव बनेगा, इसका फैक्टर जो है 2 हो जाएगा, 2 Na पॉजिटिव सॉरी, और CO3 2 निगेटिव। तो इसका अणुभार निकाल के उसको 2 से भाग कर दो, उसका तुल्यांक की भार हो जाएगा। तो भार इसका कितना है 1.325 और तुल्यांक की भार है 53, ठीक है। तो इसकी नॉर्मलता हो जाएगी, नॉर्मलता ऊपर तो ये दे देंगे ग्राम तुल्यांक 1.325 बटे 53 और नीचे क्या हो जाएगा 250 मिलीलीटर है, अगर उसे लीटर में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/4 लीटर, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 13 चौके 52, 25 के 100, तो 52 और 1 53, वो बन जाएगा 5.3। यहाँ तक मजा लगा। 5 चौक 20, 2 4 2 9 2 0 4 3 12 13, हाँ ये बन जाएगा बटे 53। तो ये आ गया 1/10, ठीक है। इसकी नॉर्मलता यानी 0.1 n, यह आएगी विलियन की नॉर्मलता, ठीक है। फॉर्मूला देखो पहले, ग्राम तुल्यांक का भार बटे तुल्यांक की भार, भार ऊपर टेक का, तुल्यांक की भार नीचे, ठीक है। ग्राम तुल्यांक आ गया, उसके बाद क्या देना, विलियन के जो भी है, जितना विलियन है मतलब विलियन का आयतन। अगला प्रश्न है कि फिनोल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। फिनोल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखो फिनोल के अनुप्रयोग है कि यू प्लास्टिक उद्योग में अभिकर्मकों को बनाने में यूज होगा, यानी प्लास्टिक उद्योग में के जो रिएजेंट्स हैं उनको बनाने में जो है फिनोल का यूज हो। बेकेलाइट वाली अभिक्रिया तुमने पढ़ी होगी फिनोल की। बेकेलाइट जो एक पॉलीमर है जो कि फिनोल से बना है जहाँ, ठीक है। वो बेकेलाइट जो है प्लास्टिक तुमने पढ़ी होगी, 2 टाइप की प्लास्टिक हो, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सौंदर्य प्रसाधन के उद्योग में और जैव अणुओं के अध्ययन व उनके निष्कर्षण में, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो है किताब से देख के पढ़ लियो। अगला प्रश्न जो है वो है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका लिखी का उल्लेख कीजिए। तो NCERT में जहाँ भी तुम हार्मोन्स वाली हेडिंग पे जाओगे जैव अणु चैप्टर में, तो ऐसे लिख रहा है हार्मोन्स कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं। ये शरीर में अंतःस्राविक ग्रंथियों में बनते हैं और सीधा खून में छोड़ दिए जाते हैं। ये हार्मोन इंसुलिन है, ये ग्लूकोज के नियंत्रण में काम करता है, ये वो। तो बहुत सारी नॉलेज जो है वहाँ है, इसका क्वेश्चन का आंसर वहाँ से देख के खुद लिखो। तो आज हम इतना ही करेंगे। जय श्री राम।